हेलो दोस्तों, स्टडी 91 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संदीप आज आपके सामने मूल विधि का जो हमारा सेगमेंट चल रहा है उसके चौथे लेक्चर में हूँ। और ये चौथे लेक्चर में मैंने आप लोग का कमेंट देखा कि आप लोग कहते हैं कि सर क्वेश्चन कम है और टाइम बढ़ाना चाहिए। तो मैंने अब जो है दो दूसरे तरीके से किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मूल विधि और संविधान दोनों को लेकर के चलना है हमको, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके के। तो हम दोनों को लेकर चलेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है हमारे ये इस प्रकार से बने कि जो है आपको दोनों चीज़ें सीखने को मिले एक साथ। तो हम लोग देखते हैं आज ऐसे ऐसे कौन से क्वेश्चन है, उसको ठीक से डीपली हम लोग जानेंगे क्या क्या है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक्स कम आ रहे हैं, लाइक और ज़्यादा किया कीजिए भाई, ठीक है। और एप्लीकेशन डाउनलोड जिन्होंने नहीं किया वो एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें और वहाँ जाकर भी अपने लिए जो भी आपके एग्जाम के मद्देनज़र क्वेश्चंस हों उसको सॉल्व करिए, वहाँ पर अपना टेस्ट दीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो लिखा है, भारतीय संविधान में उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। जोड़ा गया है, पूछा गया मतलब किस संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को उद्देशिका में जोड़ा गया है, प्रश्न ये पूछा गया है। तो पंथ निरपेक्ष शब्द क्या है भाई, इसको जोड़ा गया है। तो इसका जो आंसर है वो तो आपको मिल ही जाएगा, आंसर की प्रॉब्लम नहीं। पंथ निरपेक्ष शब्द आया किस संविधान संशोधन द्वारा, किस वर्ष में आया, ये कुछ चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। कौन सी कमेटी थी जिसने ये रिकमेंडेड किया, आपका बड़ा संविधान संशोधन था क्या, ऐसा होता है। तो मैं आपको कुछ एक फैक्ट बता देता हूँ। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, कब से? 1976 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट पे, स्वर्ण सिंह, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर ये रिकमेंडेड हुआ था। ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने ही किया कहा था। तो उसमें बहुत बड़े स्तर पर संविधान संशोधन हुए थे 1976 में। संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए थे उस समय। उसमें एक संशोधन यह भी था, संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को डाला गया। पंथ निरपेक्ष शब्द जो है इसके साथ साथ और भी दो शब्द और डाले गए थे, मैं उन शब्दों से परिचय करा देता हूं। तो जो भारत, जब आप संविधान की उद्देशिका पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों, फिर आगे स्वतंत्रता की बात करता है, समानता की बात करता है, अंतिम में आता है भारत की एकता और अखंडता की बात। तो अखंडता एक शब्द है, ठीक है, अखंडता की बात करता है एक शब्द। ये आया था ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन थे, अखंडता और पंथ निरपेक्ष दो। इसके अलावा तीसरा जो शब्द था वो था समाजवाद, ठीक है, क्या था? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। और एक बात ध्यान रखिएगा, पहले उद्देशिका में पूर्ण प्रभुत्व संपन्न था, क्या था? पूर्ण प्रभुत्व। बाद में इस शब्द को संपूर्ण कर दिया गया, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी एक शब्द, लोकतंत्रात्मक, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद, ठीक है, समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो वो पहले से था, सिर्फ समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तो पहला शब्द ये था, दूसरा शब्द ये था और तीसरा शब्द ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अगर आता है कि संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हुआ, तो एक बार हुआ। ये संशोधन किस समय, किस कमेटी की रिपोर्ट पर हुआ था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी एक शब्द है, किसी को कम लोग जानते हैं, संपूर्ण। पहले पूर्ण प्रभुत्व संपन्न था, बाद में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, फिर मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में इसको बताते रहिए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय संविधान एक केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति माने आदत कह लीजिए, इसे बेसिकली कहते हैं, उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, यानी उसकी नेचर ही ऐसा है। तो केंद्रीय नेचर कहते हैं प्रवृत्ति को, कि नेचर है, तो प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है। अच्छा एक बात मुझको बताइए, परिसंघात्मक, एकात्मक या सहकारी संघवाद, ऐसा इन शब्दों में अंतर समझते हैं क्या होता है? तो मैं आपको छोटा सा एक बार बता दे रहा हूं। संघात्मक क्या होता है, संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? तो जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वो व्यवस्था ऐसी होती है जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। ऐसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है संघात्मक व्यवस्था। क्या कहा जाता है? संघात्मक व्यवस्था।
इसमें केंद्र और राज्यों के भी शक्तियों का विभाजन होता है। इसके अलावा एकात्मक होता है, वो एकात्मक कौन व्यवस्था होती है, एकात्मक ये व्यवस्था जो है इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से एक ही सरकार होती है, चाहे वह केंद्र की हो चाहे वह राज्य की हो, एक ही सरकार इसमें होती है। ठीक है, तो जैसे ब्रिटेन वगैरह के लिए जो शासन पद्धति है वो एकात्मक है, भारत है, अमेरिका है, उसमें संघात्मक है। ठीक है, लेकिन यहां तो शब्द है परिसंघात्मक, अब कंफ्यूजन और बड़ा है ना। तो परिसंघात्मक जो है वो इसी से लिया गया है। इसका मतलब क्या है कि दो प्रकार की व्यवस्थाएं उत्पन्न हुई। कैसे? एक जैसे भारत, आपको पता है कि आजादी के पहले क्या था, 1947 के पहले तक जब भारत में अलग अलग रियासतें भी थी, तो क्या हुआ कि अलग अलग राज्य जो है हमारे यहाँ केंद्र शक्तिशाली है और राज्य जो है वो केंद्र की ओर देखते हैं। क्या है? जैसे केंद्र जो है वो राज्य जो है केंद्र की ओर देखते हैं हर चीज में, चाहे अनुदान चाहिए हो, चाहे उनको और कोई आर्थिक मदद चाहिए हो, हर चीज के लिए राज्य केंद्र की ओर देखते हैं। और भारत में जो परिसंघात्मक इसलिए कहा गया क्योंकि भारत में कोई भी राज्य अपने मन से भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता है। जैसे अमेरिका में क्या है, अमेरिका में वहां पर जो राज्य हैं वो एक खुद से अपनी सहमति से आए हैं और वो जब चाहे अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में नहीं हो सकता। इसलिए भारत में परिसंघात्मक की परिकल्पना की गई है, ये कहा गया है। ठीक है, तो ये पूछा है कि ये किसने कहा है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए किसने कहा है। ठीक है, अगर नहीं समझ रहे फिर भी मैं आपको बता दूं। ठीक, अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है केसी आइवर जेनिंग। ठीक है, आइवर जेनिंग इसके कौन है, इसके प्रतिपादक है जिन्होंने भारतीय संविधान की प्रवृत्ति के बारे में परिसंघात्मक कहा है। ठीक है, आइवर जेनिंग का नाम, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सीधे सीधे आता है आपकी परीक्षाओं में। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है? संप्रभु क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए। ठीक है, बाकी चीजें समझना बहुत आसान है, संप्रभु क्या है इसको समझना चाहिए। संप्रभु का मतलब वह होता है जिसके ऊपर कोई भी शक्ति ना हो, वह ही सुप्रीम हो। ठीक है, अब पूछा है कि संविधान के अनुसार, यहां पे लिखा भारत में कौन संप्रभु है, तो भारतीय संविधान की उद्देशिका कहती है हम भारत के लोग, क्या कहती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आ गया ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर आगे व्यवस्था की बात की गई है कि क्या है, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक हमारी सरकार इस प्रकार की होगी, लेकिन हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कौन लोग, हम भारत के लोग। प्रश्न का उत्तर समझ में आया? हम भारत के लोग ही क्या है, संप्रभु हैं। हम जब चाहे वो, जब हम वोट करते हैं सरकार बदल जाती है, हम अपने ऊपर शासन के लिए ही सरकार चुनते हैं। डेमोक्रेसी की परिभाषा मालूम है ना, अब्राहम लिंकन क्या कहे, अब्राहम लिंकन कहे ना, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार लोकतंत्र कहलाती है। ठीक है, तो हम भारत के लोग इसका उत्तर होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, हम भारत के लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस लेखक ने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा है, अर्ध परिसंघात्मक? अभी प्रवृत्ति बताई थी कि कैसी प्रवृत्ति है, परिसंघात्मक है, यानी कि राज्य अलग नहीं हो सकते थे। अभी अर्ध परिसंघात्मक कह दिया, मैंने संघात्मक तो है, शक्तियों का विभाजन है, लेकिन किसी एक की तरफ ज्यादा झुकाव होना अर्ध कहलाता है। जैसे भारत में जो केंद्रीय सरकार होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो राज्यों की अपेक्षा ज्यादा ताकतवर होती है, ज्यादा पावरफुल होती है, वो सस्पेंड कर सकती है किसी भी चीज को। 356 का उपयोग करके सरकार ही सस्पेंड कर दी जाती है, बाकी तो छोड़ दीजिए। तो इतनी चीजें के लिए क्या है, उसके लिए बताया कि अर्ध संघात्मक, क्योंकि मैंने बताया ना कि राज्य किस पे डिपेंड होते हैं, केंद्र पे डिपेंड है। अमेरिका में ऐसा नहीं है कि वो केंद्र पे डिपेंड है, इसलिए अमेरिका का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान कहा जाता है, इसमें 7 आर्टिकल है मात्र। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसके लिए इन्होंने किसने कहा है कि ये प्रोफेसर केसी वियर ने, इन्होंने इस बात को कहा है अर्ध संघात्मक के बारे में। ठीक है, प्रोफेसर केसी वियर ने, इनका ध्यान रखिएगा नाम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये है मूल अधिकारों क्वेश्चन। ये क्या है, मूल अधिकारों क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, तो कहता है मूल अधिकारों का, यानी फंडामेंटल राइट को असंगत माने उनको कोई क्रॉस कर रहा है, यानी मूल अधिकारों को कोई कम कर रहा हो, अल्प कर रहा हो, तो क्या असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया। शून्य माने आकर उसको जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए कि ये जो है लागू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये मूल अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट दिए हैं उनका हनन कर रहा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मूल अधिकार के लिए क्या कर सकता है, रिट दायर कर सकता है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि ये काम किस किस आर्टिकल में कहा गया और किसको कहा गया, तो काम तो सुप्रीम कोर्ट का है। क्या कोई भी विधि हो, अब देखिए एक बार थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए,
ऑप्शन तो आपको मिल ही जाएगा। आर्टिकल 13, ठीक है, जो कि यहां लिखा भी है, यही आंसर है आपका। आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 और आर्टिकल 13 का क्लॉज 2, ये दोनों क्लॉज में पहले क्लॉज कहता है आर्टिकल 13 का, वो कहता है कि संविधान पूर्व विधियां उस अवस्था तक शून्य होंगी जहां तक वो मूल अधिकारों का हनन करती। अब इसको समझिए कैसे। भाई संविधान कब बन के तैयार हुआ, लागू कब हुआ? तो 1950 में लागू हो गया, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। इसके पहले की हमारी बहुत सारी विधियां ना, जैसे आईपीसी 1860 की है, एविडेंस 1872, ये सब है ना। तो ये जो विधियां हैं इनमें कहीं भी, जैसे आईपीसी में अगर कहीं ये बात आती है कि ये मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वहां पर आईपीसी के उस सेक्शन को क्या कर दिया जाता है, उसको शून्य कर दिया जाता है, असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। ये क्योंकि संविधान पूर्व विधियां हैं तो ये 13 लागू होगा, ठीक है, 13(1) लागू होगा। और दूसरी बात इसमें और कही गई है, उस मात्रा तक, आवश्यक नहीं कि पूरा अधिनियम ही जो है वो मूल अधिकारों का हनन कर रहा हो सकता है उसकी कोई एक धारा कर रही हो। जैसे आपको मालूम हो 377 को अभी असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, उसके बाद अभी 497 को भी असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, ठीक है। इस प्रकार 497, 377 इसमें असंवैधानिक घोषित कर दिया, 377, 497 इसको कर दिया गया है ना। ये साइनी जोसेफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस केस में कहा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 13। हाँ, अनुच्छेद 13 के 2 की बात और बता दूं मैं आपको। अनुच्छेद 13 का जो क्लॉज 2 है वो कहता है कि संविधान जो है, संसद को ऐसी कोई शक्ति नहीं होगी कि वह मूल अधिकारों को अल्प करने या कम करने के लिए कोई विधि बनाए। आगे देखते हैं, उसका भी मिलेगा आपको। तो इसका आंसर है 13, ठीक है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अंतर्गत, ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है? किसकी? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन किसमें है? 13 के अंतर्गत है। न्यायिक पुनर्विलोकन किसमें है? अनुच्छेद 13 में जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है। जुडिशियल रिव्यू किसका? सुप्रीम कोर्ट किसी भी अधिनियम का जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, ठीक है। जो भी विधायी कार्य का मतलब है जो भी कानून संसद द्वारा पास होते हैं, ठीक है, या कोई राज्य विधानसभा द्वारा पास होते हैं, उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो किसके तहत है? 13 के तहत है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 13, ठीक। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में विधि का शासन निहित है। विधि का शासन कहाँ है भारतीय संविधान में? तो भारतीय संविधान में विधि का शासन जो है उसको अनुच्छेद 14 के तहत ही बताया गया है, ये ध्यान रखिएगा। 14 के तहत बताया गया क्योंकि प्रोफेसर डायसी जो थे, इनका ये सिद्धांत है। विधि का शासन किसका है? डायसी का है। प्रोफेसर डायसी ने विधि के शासन को दिया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अनुच्छेद 14 लिखा आंसर, ठीक। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ये मूल विधि के क्वेश्चन चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करना, उन्मूलन और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध करता है? किस में कहा गया, ये किस आर्टिकल में जोड़ा गया है? तो अस्पृश्यता का अंत करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इसको जोड़ा गया है। अस्पृश्यता का अंत होगा, राज्य जो है अनटचेबिलिटी को दूर करने की बात करेगा और उसके लिए कोई भी प्रोविजन कर सकता है, कोई भी कानून बना सकता है। तो इसके लिए जो है 1955 में एक कानून बना था, उसको अस्पृश्यता अधिनियम कहा गया था। कहा गया था अस्पृश्यता अधिनियम कहा गया था उसको। बाद में 1976 में उसको नाम बदल करके उसको कर दिया गया सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, 1976 सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 उसको नाम दे दिया गया इसी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका आंसर हो गया 17 आपका। इसी को बाबा साहब ने संविधान का कलंक भी कहा था। अगर किसी देश को अपने संविधान में अनटचेबिलिटी जैसी चीज को दूर करने के लिए कुछ डालना पड़े तो ये कलंक ही है अपने आप में, ठीक है। तो ये बाबा साहब इसको संविधान का कलंक बोलते थे। अब ये आगे है अगला क्वेश्चन, कहा गया कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के संबंध में सही है? इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल परीक्षाओं में ज्यादा बन रहे हैं। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जब आप पूरा पढ़े होंगे तभी इसका आंसर दे पाएंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है, यहां पर कहा गया कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है 19 में, तो सही है। पहले 7 थी, 1 कम हो गई, संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा, इस अनुच्छेद के द्वारा
दिए गए स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में ही वर्णित युक्त निर्बंधन लागू होता है। तो आपको मालूम है कि 19 के 1 में तो स्वतंत्रताओं की बात की गई है काका काका करके, और उसके बाद 19(2), 19(3), 19(4), 19(5) इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो है निर्बंधन की, उसके रोक की बात की गई है कि कोई भी स्वतंत्रता असीमित नहीं हो सकती है। ठीक है, तो उस पर कुछ ना कुछ शिष्टाचार, सदाचार, लोक जो है रीति, इन सब की जो है एक कहीं ना कहीं रोक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, और आगे कहता है अनुच्छेद 19 में पद्धत गारंटी, अनुच्छेद 19 में पद्धत जो गारंटी के वो हैं, ये जो है स्वतंत्रता नागरिकों को प्राप्त हैं। तो ठीक, ये भी ठीक है, तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है। पूछा गया नहीं है, प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। हमेशा क्या होता है, हम लोग जल्दबाजी में प्रश्न को ही पूरा नहीं पढ़ पाते। आप नहीं है और है में अंतर करने के चक्कर में भी गड़बड़ होता है। तो याद रखिए, अनुच्छेद 19 में पद्धति दी गई स्वतंत्रताएं जो हैं वो व्यक्ति को नहीं प्राप्त हैं। ये 19 से 22 के जो स्वतंत्रताएं हैं ये प्राप्त हैं नागरिकों को। क्या अंतर होता है नागरिकों में और व्यक्तियों में, तो ये ध्यान रखिएगा, नागरिकों में और व्यक्तियों में क्या अंतर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि उधर जो 14 से दिया है समानता का अधिकार वगैरह, ये सब जो है 14, 15, 16, 17, 18 तक यह व्यक्तियों को ही प्राप्त हैं, लेकिन ये स्वतंत्रताएं जो 19 से 22 तक है ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक, अनुच्छेद 19 में पद्धति की गई स्वतंत्रताएं किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, तो व्यक्ति को नहीं प्राप्त है, नागरिक को प्राप्त है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन कहता है हमारा, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा पाने का अधिकार एक मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट, ये कहा गया है। ये किस आर्टिकल में कहा गया है, जल्दी से कमेंट करिए, किस आर्टिकल में कहा गया है। ये मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य के केस में इस बात को बताया गया था। ठीक है, संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये आया है 2002 में। तो ये है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन वहां तक जो 10 क्वेश्चन थे ये मूल विधि के थे, यानी सॉरी संविधान के थे। अब मूल विधि के क्वेश्चन शुरू होते हैं। मूल विधि के क्वेश्चन यहां से शुरू होते हैं। तो ये भारतीय दंड संहिता से रिलेटेड है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्या आवश्यक नहीं है, क्या जरूरी नहीं है अपराध के लिए, अपराध गठित होने के लिए। तो यहां दिया गया है आशय, उद्देश्य, वर्जित कार्य, कार्य के लिए दंड। तो अपराध कब होता है, जब कोई कार्य वर्जित हो और वो किया जाए, तो ये तो सही है। पूछा नहीं है, तो यहाँ तो ये सही है भाई, है। कार्य के लिए दंड, तो जो वर्जित होगा उसके लिए दंड भी होगा, ये भी सही है। ठीक है, इंटेंशन, आशय होगा, आशय माने इविल इंटेंशन, दुराशय होना चाहिए, कुछ आशय होना चाहिए, तो ये भी सही है। तो इसका उत्तर होगा उद्देश्य। उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है, आप किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। आप ऐसे मौज मस्ती में भी अपराध कर दीजिए तो भी आप दोषी माने जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसका आंसर है उद्देश्य। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित अपराधों में से, निम्नलिखित अपराधों में किसमें मेंसरिया यानी आपराधिक मनस्थिति, मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको ही बताया था मेंसरिया, एक्ट 3 वगैरह, ठीक है ना। तो मेंसरिया यानी आपराधिक मनस्थिति एक आवश्यक तत्व नहीं है ना। ये क्या है, यानी कि मन में गलत भावना नहीं है हमारे, उसके बावजूद भी वो अपराध जो है माना जाएगा। मैंने आपको एक दिन एक मैगजीन बताई थी शुरुआत में ही कि मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं है। और एक बात और समझाई थी कि जहां भी आपराधिक मनस्थिति नहीं, अगर मेरा मन गलत नहीं है तो मैं गलत नहीं हूं, ये माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे अपराध है जिसमें आपका इविल इंटेंशन नहीं है, अपराध करने का कोई जो नहीं है, ठीक है, आशय नहीं था, लेकिन आपने किया, तो ऐसे भी अपराध हैं। तो वो कौन सा अपराध है, तो देखिए हत्या में तो इंटेंशन होती है, मेरे मन में आया कि मैं उसकी हत्या कर दूंगा। चोरी करने में भी इंटेंशन होता है, अच्छा मुझे नहीं ये दिया आपने मोबाइल, इसको चोरी कर लेंगे। ठीक है, लूट में तो होता ही है ऑब्जेक्ट, लेकिन द्विविवाह में नहीं होता है। हत्या जो कि आपके आईपीसी के 302 में दिया गया है, इसकी सजा की बात, लेकिन परिभाषा करता है 300 में। किस में करता है, 300 में, धारा 300 में इसकी परिभाषा की बात की गई है। चोरी 378 में परिभाषा है और 379 में इसके दंड की बात की गई है। ठीक है, ऐसे लूट है 390 में परिभाषा है, 392 में है, 393 में भी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये है द्विविवाह, बाइगैमी अंग्रेजी में कहते हैं, ये 494 में है। अगर आपकी एक पत्नी जिंदा है, उससे तलाक नहीं लिया है, तो आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं। यदि करेंगे तो आपको 7 वर्ष तक की सजा हो जाएगी।
ये ध्यान रखिएगा। तो इसका जो उत्तर है वो है द्विविवाह, ठीक है ना। आप ये कहते हैं कि नहीं 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 मेरा तो कोई इंटेंशन नहीं था, मैंने तो अच्छे मन से दूसरे शादी कर ली। अरे अच्छे मन से कर ली तो पहले वाले तलाक दे देते, कानूनी प्रावधान भी तो है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगले, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कह रहा है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से दंड का प्रकार नहीं है। अब दंड के प्रकार की बात कर रहा है, तो भाई ये दंड के प्रकार पहले देख लेते हैं। आईपीसी में जो है दंड के प्रकार की बात की गई है, तो दंड के प्रकार कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। तो पहला प्रकार है, ये पहले इसमें देख लेते हैं फिर उसके दंड के प्रकार की बात करते हैं। तो पहला है मृत्युदंड, क्या है, मृत्युदंड है। दूसरा कहता है आजीवन कारावास, ठीक है, आजीवन कारावास की बात करता है। तीसरा बात करता है किसकी, साधारण कारावास की, माने कारावास की बात करता है, ठीक है, कारावास की बात करता है। इस कारावास में दो प्रकार बना दिए उन्होंने, एक तो कठोर कारावास, एक साधारण कारावास, यानी इसको एक शास्त्रम कहते हैं ना, कठोर कारावास, उसमें कुछ काम करने को मिलता है, एक में सिर्फ सजा बितानी होती है। तो ये इसी के दो प्रकार है, तीन हो गया। चौथा है संपत्ति का संपरण, क्या है, संपत्ति का संपरण या जब्ती करना, जैसे कर लेते हैं ना, संपत्ति का संपरण, ठीक है, ठीक, ये हो गया। इसके अलावा पांचवा जो है वो जुर्माना या फाइन जिसको कहते हैं आप, ठीक है, वो ही है जुर्माना या फाइन। ये पांचों प्रकार दिए गए हैं। अब ये जो पांचों प्रकार हैं, हमको बताइए कि पांच प्रकार कौन से हैं। ये पांचों प्रकार को एक बार देखिए, नोट करिए, मृत्यु, आजीवन कारावास, सामान्य कारावास जिसमें कठोर कारावास और सामान्य कारावास की बात है, संपत्ति के संपरण की बात है, ये संपत्ति सीज हो जाती है, जब्त हो जाती है, इसके अलावा जुर्माने की बात है। इन्हीं पांच प्रकार के दंड को आईपीसी में दिया जाता है। इसके अलावा कोई दंड ऐसा नहीं है जो आईपीसी में अलग से हो। सजा घट बढ़ सकती है इसमें, कि कभी 10 साल हो जाती है, कभी 7 साल, किसी अपराध में 5 साल, ये हो सकती है। तो अब इसमें देखिए, इसके आधार पर जरा इसका आंसर दीजिए, जल्दी से, जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। तो जो इसका वो है, इसका जो आंसर है वो आपका क्या होगा, वो होगा काला पानी देश निकाला। ये अंग्रेजों के समय में सजा थी, अब सजा नहीं है। ये भी पहले था। आपकी जो धारा है वो धारा 53 में है, किसमें, 53 में इन सारी सजा को बताया। पहले 6 थी, इसको जोड़ करके इसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि काला पानी हमारे यहाँ नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसका आंसर आपका होगा काला पानी देश निकाला, जिसको कहते थे हम लोग। आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अपराध में दुराशय यानी मेंथ्रिया एक आवश्यक तत्व नहीं है। फिर से मेंथ्रिया की बात आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी आईपीसी, ये आईपीसी नहीं कि आप किताब पढ़ दो, कोर्ट में भी जब बहस होती है तो हर बार ये कहा जाता है सर मेंथ्रिया नहीं थी, मेंथ्रिया है, मेंथ्रिया नहीं है, इसी के ऊपर पूरा खेल चलता है, ठीक है। हमारा आशय नहीं था साहब ऐसा करने का, हो गया। तो इसलिए जब आशय नहीं होता है, इसको जो है आप जो आपका जनरल एक्सप्लेनेशन वाला दिया है उस चैप्टर में बताया गया है 76 से 106 तक। मैंने अपने पहले लेक्चर बताया था 76 से 106 तक, है ना। साधारण स्पष्टीकरण, साधारण अपवाद जिसको कहते हैं, उसमें कहा गया है ये एक्सेप्शन, जनरल एक्सेप्शन उसको कहते हैं। उसमें 76 से 106 तक यही बात की गई। इसी में एक धारा ऐसी भी है इस चैप्टर में, चौथे अध्याय में, जिसमें हत्या करने तक पर सजा नहीं होती है, यानी सेल्फ डिफेंस में की गई हत्या अपराध नहीं है। फिर उसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, उसको मैं कभी बताऊंगा। तो अभी फिलहाल देखते हैं कि ये क्या है, दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है। पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था। अब बताइए इसमें किस में नहीं होगा। वहां तो द्विविवाह में था 494, ठीक है। यहाँ पर मानहानि में तो आशय होता है, तभी हम किसी की मानहानि करते हैं। हमले के लिए भी है, ठीक है, और व्यापरण के लिए भी है, इन सब के लिए है। कहाँ नहीं है, जारकरम 497, इसको जो है शाइनी जोसेफ वर्सेस ऑफ इंडिया के केस में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, लेकिन धारा याद रखिएगा 497 जारकर्म, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये इसका आंसर है, ये व्यापरण 359 में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मानहानि 499 में इसकी परिभाषा की बात है, और 500 में इसके दंड की बात भी करता है, ठीक है। इसका आंसर है जारकर्म। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से विकल्प में केवल अपूर्ण अपराध है। या अपूर्ण अपराध क्या होता है भाई? सजा तो तब मिलती है जब आपने कोई अपराध पूरा कर लिया हो। अपूर्ण अपराध का मतलब है ऐसा अपराध जो आपने या तो डायरेक्ट नहीं किया होता है, या फिर आपने उसमें सिर्फ योजक मात्र की भूमिका निभाई होती है। ऐसे अपराध को कहते हैं अपूर्ण अपराध, ठीक है। इसके अलावा प्रयत्न, अटेम्प्ट को भी
कहा जाता है अपूर्ण अपराध। इसके अलावा किसी अपराध को करने के लिए आपने षड्यंत्र रचा है, अभी वो अपराध हुआ है नहीं हुआ है लेकिन षड्यंत्र किया, तो भी आप क्या कहलाएंगे, तो भी आपने क्या किया, अपूर्ण अपराध किया। देखिए तो इसमें जो आंसर है आपका, जो मैंने 3 शब्द आपको बता दिए, तो उसमें एक है आपका दुष्प्रेरण, दूसरा षड्यंत्र और तीसरा जो है प्रयत्न। अब देखिए दुष्प्रेरण जो है आईपीसी की धारा 107 में बताया गया, दुष्प्रेरण के बारे में आपको ध्यान है। षड्यंत्र बताया गया है 120 बी में, ए और बी में इसके बारे में बताया गया है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी आपराधिक षड्यंत्र की बात की गई है। इसके अलावा प्रयत्न की बात जो है कई जगह डायरेक्ट की गई है, कई जगह इनडायरेक्ट की गई है, लेकिन प्रयत्न शब्द को आपको बेसिकली जो है 511 में सजा की बात की गई है। प्रयत्न के 511 आईपीसी का आखिरी सेक्शन है, ठीक है, इसमें ये बात की गई है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी दिया है कई जगह, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर 307 में दिया है, ठीक, वो सब अलग विषय है, लेकिन कई जगह ऐसा है जहां अपराध के लिए नहीं दिया, जैसे अटेम्प्ट टू रेप, ये कहीं नहीं डिफाइंड है, कहीं परिभाषित है, किसी ने रेप करने का प्रयास किया नहीं लेकिन प्रयास किया, तो वो नहीं है ना, तो उसके लिए 511 में जाएंगे तो उसके लिए धारा लगती है, वो लगती है 376/511, ऐसे करके लिखा जाता है। जिस अपराध के लिए प्रयत्न पे दंड कहीं नहीं लिखा है उसके लिए ध्यान रखिएगा। 511 आपको समझ में आ गई सीधे सीधे। इसका आंसर है दुष्प्रेरण, षड्यंत्र और प्रयत्न। अगले क्वेश्चन को देखिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, बलात्कार से पीड़ित का परिचय प्रकटन। परिचय प्रकटन माने उसका नाम बताना। बलात्कार से पीड़ित किसी महिला का नाम बताना आईपीसी भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। तो ये किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है, तो यहाँ तो ये तो रेप की परिभाषा है, ये भी रेप की परिभाषा है, ठीक है, तो यहाँ पर है, ठीक है, ये जो है अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है, तो ये 228A आंसर है आपका, 228A। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, ये धारा आजकल बड़ी चर्चा में है, लगातार चर्चा में बनी रहती है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ नया विवाद पैदा होता रहता है। 498A जो धारा है ये निर्दयता से संबंधित है, क्रुएलिटी से संबंधित है। हर बहू आजकल अपने ससुराल में जा करके कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है, मैंने हर तो नहीं लेकिन ज़्यादातर करती है, और जो करती हैं वो फिर समस्या तो ससुराल के साथ तो होती है और अन्य लोगों के साथ भी होती है। अभी कुछ दिन पहले एक डिक्लेयर हुआ था, राजेश कुमार करके या राजेश सिंह करके नाम था, इसका केस था, राजेश सिंह या राजेश कुमार करते, स्टेट ऑफ यूपी का। उस केस में लाइफ गार्ड की बात को हटा दिया गया था कि भाई महिलाओं को ये लाइफ गार्ड है, ये क्या होता है। मैंने 400 जब भी कोई बात हो, सास ने थोड़ा सा तेज बोल दिया तो चलो क्रुएल्टी हो गई, क्यों, मानसिक प्रताड़ित कर दिया। अरे हर घर में क्या आपकी माँ नहीं बोलती होगी, वो भी तो बोलती होगी ना, तो क्या उसमें क्या जाके मुकदमा दर्ज कर देते हैं? नहीं ना। पिताजी 4 झापड़ मार दिए तो क्या मुकदमा दर्ज कर देते हैं? नहीं ना। तो फिर तो एक सास ने अगर कुछ बोल दिया तो उसमें मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहिए ना। तो यहाँ जो प्रश्न है वो ये है कि इसके अंतर्गत निर्दयता में निहित है, माने जुड़ा हुआ है। तो क्रुएलिटी 2 प्रकार की होती है। क्या क्या होती है भाई? सीधी सीधी बात है, एक तो दिया शारीरिक होती है निर्दयता क्रुएलिटी, एक होती है मानसिक। ये दोनों प्रकार की क्रुएलिटी होती है। लेकिन यहाँ पर जो निहित है, इंटरनली जुड़ा है, वो है स्त्री के उत्पीड़न की बात है। क्या है? स्त्री के उत्पीड़न की बात है यहाँ पर, कि चाहे मानसिक आप क्रुएलिटी करिए, निर्दयता दिखाइए, मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित करते रहिए, तू ऐसी है, तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, दिन भर सास बोले तो वो क्रुएलिटी हो सकती है। रोज रोज बोले तो क्रुएलिटी हो सकती है। एक दिन कभी गुस्से में कुछ बोल दिया तो वो क्रुएलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्त्री का उत्पीड़न की बात है। इसकी जब परिभाषा पढ़ेंगे तो इसमें नात, रिश्तेदार, पति के सब आ जाते हैं। पहले तो ये बहुत खतरनाक धारा थी, अब तो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रिलीफ दे दिया है। वरना पत्नी जो है अगर एक बार जिसका नाम लिखवा देती थी, चाहे उसका कोई लेना देना ना हो, वो कभी घर ना आता हो उसके बावजूद उसको उठा लिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। तो अब इसमें थोड़ा सा दिया है कि दूर के रिश्तेदारों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ठीक है। एक केस था, उस केस की एक छोटी घटना आपको बताता हूं कि फोन से जो लड़का था, यानी कि जो औरत होती है जिसकी ये मुकदमा दर्ज कराती है, उसके पति ने, वो पति मतलब उसकी बहन जो है शादी होकर दूसरी जगह रहती थी, वो फोन से बात करती थी अपनी माँ से। उसको बुरा लगता होगा, पत्नी को, जो औरत है उसको बुरा लगता होगा। उसने क्या किया कि जब 498A का मुकदमा दर्ज कराया तो उसकी शादी हो रखी है दूल्हे की बहन, यानी उसके खुद की ननंद लगेगी वो ननंद की शादी हो रखी है और वो कभी नहीं आती है, उसका भी नाम दर्ज करा दिया। और जब कोर्ट में पूछा गया तो उसने कहा कि फ़ोन से क्रुएल्टी करती थी। अरे आपकी इच्छा नहीं है तो आप ज़बरदस्ती फ़ोन पकड़ लेंगी, लेकिन ऐसा भी तब चलता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है स्त्री का उत्पीड़न, ठीक है, क्रुएल्टी का। इसका आंसर स्त्री का उत्पीड़न है।
अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत लोप ना की कोई कार्य अपराध है? अब देखिए क्या होता है, पहले तो एक बार समझ लीजिए कि कार्य और लोप में अंतर होता है। कुछ करिए तो कार्य और ना करिए तो लोप। बात नहीं समझ में आई? फिर से समझिए, क्या है लोप और कार्य, ठीक है, लोप और कार्य, इसमें अंतर होता है। जैसे कोई कार्य, आईपीसी में जो भी काम दिया गया है, जितने भी कार्य बताए गए हैं, क्या जितने भी कार्य बताए गए हैं कि कोई किसी को गोली मार दे तो हत्या कहलाएगा, कोई किसी को उड़ा दे तो फिर वो अलग कहलाएगा, उन्हें अलग अलग अपराध दिए गए हैं। किसी को कोई ले जाए भगा करके तो वो अपहरण कहलाएगा, व्यापहरण कहलाएगा, ऐसा ये है ना। अभी क्या है, ये तो सब हो गए कार्य, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप कोई अपराध मत करिए, आप किसी के विरुद्ध कोई काम मत करिए, किसी को मारिए पीटिए नहीं, कोई ऐसा काम मत करिए, लेकिन आपका जो कर्तव्य है आप उससे हट जाइए। आपने किया तो कुछ नहीं, लेकिन जो आपकी ड्यूटी थी वो आपने पूरी नहीं की, ये लोप कहलाता है। ये आईपीसी में धारा 491 है, इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसके अंतर्गत कोई अवयस्क, विकलांग, मानसिक डिस्टर्ब आदमी किसी के संरक्षण में है या उसको उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है कार्य की, तो वो जिम्मेदारी उसकी है उसका पालन पोषण करने की, उसको आवश्यक वस्तु दिलाने की, और वह उस जिम्मेदारी से हट जाए, तो ऐसी स्थिति में वो लोप कर रहा है। उसने कुछ किया नहीं है, उसने उसको वैसे के वैसे छोड़ा हुआ है, लेकिन उसका ध्यान रखने का जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की है ना, और उसने वो कार्य नहीं किया, तो क्या होगा, तो लोप कहलाएगा। और ये 491 के अंतर्गत अपराध किया गया, अपराध बताया गया, इसको ये ध्यान रखिएगा। इस धारा का आंसर है 491। अगली धारा है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा एकांत परिरोध की बात करती है? ये क्या होता है एकांत परिरोध? पहले तो इन शब्दों को समझ लेते हैं। एक शब्द लिखा है यहां पर एकांत परिरोध, ठीक है। एकांत मतलब अकेले में, ठीक है। एकांत कहते हैं ना, एकांत छोड़ दीजिए, अकेले छोड़ दीजिए, एकांत हो गया। लेकिन ये परिरोध क्या है, ठीक है, एकांत परिरोध। और एक शब्द है एकांत अवरोध, ठीक है, एकांत अवरोध। इसको ऐसा समझिए, पहले इसको बताता हूं फिर उसको बताऊंगा। अवरोध को मान लीजिए मेरा राइट है कि मैं इस रास्ते से निकलना चाहता हूं, ये रास्ता ही है निकलने का, ठीक है, और मुझको रोक दिया जाए, तो आपने क्या किया, मेरा राइट था ना रास्ता निकलना, और आपने मुझे रोक दिया, क्या किया, आपने अवरोध उत्पन्न किया, एकांत अवरोध कहलाया वो, ठीक है। और अगर मुझे आप ऐसी जगह बंद कर दीजिए कि चारों तरफ से निकलने का रास्ता मेरा बंद कर दीजिए, ये कहलाता है एकांत परिरोध। परि माने चारों तरफ से, परि का मतलब होता है चारों तरफ से, ठीक है, एकांत परिरोध कहलाएगा ये। तो भारतीय दंड संहिता में एकांत परिरोध को धारा 73 के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सजा इसमें अलग अलग प्रकार की है, जैसा जितने टाइम तक रोकेंगे उतने टाइम तक की सजा होगी, ठीक। तो धारा 73 ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि लिखा है निम्नलिखित में से कौन विधि की उपधारणा के अधीन अपराध करने में अक्षम है? अक्षम बने, अपराध करने में अक्षम बने, डॉलिन कैपेक्स है। यानी ऐसा कौन है, ये मैंने अपने पहले लेक्चर में भी बताया था कि अपराध करने में अक्षम कौन होता है। तो बताया गया है कि 82 के तहत धारा सेक्शन 82 जो है, सेक्शन 82 में कहा गया है कि 7 वर्ष से कम आयु का जो बालक है, जिसको डॉलिन कैपेक्स कहते हैं, ये जो है अपराध करने में अक्षम माना जाता है। तो इसका आंसर यही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक, ये आंसर है, ध्यान से देखिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारतीय दंड संहिता निम्नलिखित में से कौन सी धारा दहेज मृत्यु से संबंधित है? दहेज मृत्यु से संबंधित है। तो दहेज मृत्यु क्या होता है भाई, है दहेज के लिए बहू को मार देना, ये दहेज मृत्यु कहलाता है। लेकिन कानून में जब ये धारा जुड़ी तो इसको कुछ टेक्निकल पॉइंट दिए गए। क्या टेक्निकल पॉइंट थे? तो तय कर दिया गया, ऐसा नहीं है कि आकर किसी की पत्नी, किसी व्यक्ति की पत्नी, वह शादी हो गई और 15 साल बीत गए, 15 साल बाद वो मार दी गई ससुराल में या मर गई, तो उसके ऊपर दहेज मृत्यु जैसा शब्द नहीं इस्तेमाल होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी परिभाषा में ऐसा लगाया गया है कि विवाह के 7 वर्ष के भीतर, कितने 7 वर्ष के भीतर, ठीक है,
और उसमें कुछ परिस्थिति बताए हैं, जल जाने से या शारीरिक क्षति द्वारा, ठीक है, किससे, बॉडीली इंजरी या शारीरिक क्षति या जल जाने से, ठीक है। सामान्य परिस्थिति से भिन्न, यानी कि जनरल कंडीशन नहीं दिखाई देनी चाहिए, बीमार थी, बुखार आया, मर गए, तो दहेज मृत्यु नहीं है। सामान्य परिस्थिति से भिन्न परिस्थिति में, ठीक है, अगर उसकी मृत्यु होती है और मृत्यु के ठीक पहले, क्या, मृत्यु के ठीक पहले उसके साथ उससे दहेज की मांग हुई हो और उसके साथ क्रूरता का व्यवहार, जो कि 498A में बताया है, ठीक है, क्रूरता का व्यवहार हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि वह मृत्यु दहेज मृत्यु है, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अंतर्गत बताई गई है, खा के अंतर्गत बताई गई है। एक बार आंसर देख लीजिए, 304B के अंतर्गत बताई गई है, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई। 7 वर्ष, शादी होने के 7 वर्ष के अंदर, उसके ऊपर हो गया तो नहीं, ठीक है, ठीक पहले उसकी मृत्यु के क्रुएल्टी हो, और क्रुएल्टी का कनेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए, उसकी दहेज की मांग का या उसकी मारपीट हुई है उसके साथ, उसका डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 6 महीने पहले सास ने दहेज को लेके कोई ताना दिया और 6 महीने बाद बहू मर गई और उसका कोई लेने देने, 6 महीने बाद बहू मर गई है तो उसका कनेक्शन सीधे दहेज मृत्यु से हो जाए, ऐसा नहीं माना जाएगा। तो इसका आंसर है आपका 304B। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो गया। ये हमारा सेगमेंट यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद।